गुड मॉर्निंग। आज हम लोग फिज़िक्स का स्टैंडर्ड 10th का फिज़िक्स इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम इलेक्ट्रिसिटी है। समझते हैं इलेक्ट्रिसिटी है क्या। इसका डेफिनेशन, अ फॉर्म ऑफ एनर्जी रिजल्टिंग फ्रॉम द एग्जिस्टेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल आइदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, आइदर इट इज़ इन स्टैटिक एज एन एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज और डायनेमिकली एज करेंट। तो इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली क्या है, बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स के सभी चार्ज पार्टिकल के साथ एक एनर्जी एसोसिएट होता है। जैसे हम लोग ह्यूमन हैं तो हम ह्यूमन के साथ भी एक एनर्जी एसोसिएट है। उसी तरीके से जो भी फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पाई, मेसॉन, जितने भी फंडामेंटल पार्टिकल है सभी के साथ कहीं ना कुछ चार्ज एसोसिएटेड है। तो जब ये बहुत सारे चार्ज आपस में मिलते हैं, क्योंकि सिंगल में चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है तो बहुत छोटा है, नेग्लिजिबल है, और वो बताएंगे कि एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है बहुत ही छोटा होता है, जो कि होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम के बराबर, जो कि बहुत ही छोटा चार्ज है। तो इलेक्ट्रिसिटी है क्या? इलेक्ट्रिसिटी है एक एनर्जी का फॉर्म है, जो कि तब एनर्जी का फॉर्म वो तब दिखता है जब बहुत सारे चार्ज पार्टिकल एक जगह पे इकट्ठे होते हैं। और वो चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, प्रोटॉन हो सकते हैं, और भी बहुत सारे फंडामेंटल पार्टिकल्स हो सकते हैं। अच्छा, सिर्फ स्टैटिक का मतलब क्या होता है? स्टैटिक का मतलब स्थिर होता है। मैं अभी स्टैटिक हूँ, स्थिर हूँ, रेस्ट में कोई भी चार्ज पार्टिकल रहेगा। चार्ज पार्टिकल क्यों बोलते हैं? क्योंकि पार्टिकल के अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी एसोसिएट होता है, उसी को चार्ज बोलते हैं। तो अगर किसी भी पार्टिकल के अंदर कुछ एनर्जी एसोसिएटेड है तो वो चार्ज कहलाएगा। अगर एनर्जी है ही नहीं तो वो चार्जलेस हो गया, मतलब वो चार्ज पार्टिकल नहीं है। जैसे बैटरी चार्ज है तो बैटरी चार्ज मीन्स क्या होता है? उसके अंदर एनर्जी होता है। चार्ज है ही नहीं तो एनर्जी है ही नहीं, उसके अंदर वो वर्क नहीं करेगा ही नहीं, कुछ भी नहीं करेगा। तो स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट में। लेकिन ऐसा नहीं है कि स्टैटिक का मतलब रेस्ट में, इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर चार्ज नहीं है, चार्ज है। स्टैटिक एज एन एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज पार्टिकल स्टैटिक में भी होगा तो उसके अंदर एनर्जी एसोसिएटेड होगा। और अगर वही चार्ज पार्टिकल जिसके अंदर चार्ज है और वो मूव कर रहा है तो वो करेंट का रूप धारण कर लेता है। इट टेक्स द फॉर्म ऑफ करेंट। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या होता है? क्योंकि एनर्जी काफ़ी यूज़ करते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब पता है कि किसी भी मास में भी वेलोसिटी प्रोवाइड करते हैं तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आती है, जिसका कि मैग्नीट्यूड होता है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू ½ mv²। तो काइनेटिक एनर्जी को हम लोग पहले भी स्टैंडर्ड 9th में ही पढ़ चुके हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू ½ mv², वेयर m इज़ द मास ऑफ पार्टिकल और बॉडी। यहाँ पे तो चार्ज पार्टिकल तो बहुत ही छोटा मास होने वाला है, और v इज़ द वेलोसिटी। तो यहाँ पे मास बहुत छोटा होगा, लेकिन v जो है वेलोसिटी इसका, चूँकि चार्ज पार्टिकल तो ज़्यादा होता है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी ओवरऑल कैलकुलेशन पे डिपेंड करेगा कि उसका मास कितना और वेलोसिटी कितना है। तो काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड है ½ mv²। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये काइनेटिक एनर्जी है जो कि मूविंग चार्ज पार्टिकल के कारण आता है। चार्ज पार्टिकल की अपनी खुद की, उसके अंदर चार्ज है तो उसके अंदर खुद की अपनी वेलोसिटी होगी। तो ये जब सारे मूव करेंगे ना डायनेमिकली, तो उससे जो, अब स्टैटिक के केस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं होगा। स्टैटिक के केस में क्योंकि उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। मैं स्थिर हूँ यानी मेरी वेलोसिटी जीरो है। अगर ये सारे चार्ज पार्टिकल मूव करेंगे तो उसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रेजेंट होगा, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी का वो सारा एप्लीकेशन करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी शो करेगा। इट इज़ अ टाइप ऑफ काइनेटिक एनर्जी काउज्ड बाय मूविंग चार्ज पार्टिकल। जब इलेक्ट्रिक चार्ज या बेसिकली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक चार्ज जब ये मूव करेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी उसके अंदर एक काइनेटिक एनर्जी होगी और वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहलाएगा। ठीक है, आगे अब हम लोग चैप्टर पे आते हैं, क्योंकि तो बेसिक था, मैंने सोचा थोड़ा बता दूं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का डेफिनेशन किसी को नहीं पता होता है। स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में नहीं बता पाते हैं। करंट के बारे में बता देंगे, करंट क्या होता है। सर करंट इज़ नथिंग बट चार्ज पर यूनिट टाइम। तो ये इलेक्ट्रिसिटी का डेफिनेशन था। अब हम लोग आते हैं करंट पे। ये करंट है क्या? तो सबसे पहले हम फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल का बात कर लेते हैं। फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल होता क्या है? बहुत सारे फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जो कि बहुत ही छोटे होते हैं। इसके अंदर चार्ज प्रेजेंट होता है, मतलब चार्ज मीन्स समथिंग जिसे इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी ये प्रेजेंट होता है। तो फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन होता है, जो बेसिक यूज़ करने वाले हैं, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन पे जीरो चार्ज होता है, तो ये दोनों यूज़ करने वाले हैं हम लोग। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज। बेसिकली इसको ई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल देंगे तो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और नॉर्मली प्रोटॉन हो जाता है।
तो फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल पे यहाँ सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात करेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक इलेक्ट्रॉन बहुत ही फंडामेंटल पार्टिकल है, बहुत ही बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल। इसका मास भी होता है और चार्ज भी होता है। मास तो बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, बहुत ही नेग्लिजिबल। खैर हम लोग चार्ज की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम्ब। सर ये कूलाम्ब है क्या? तो कूलाम्ब यूनिट है चार्ज का। यानी अगर मैं एक ह्यूमन बींग हूँ तो हमारा मास होगा, और मास का जो यूनिट होता है वो केजी होता है। तो हमारा कोई एक मास होगा और वो मास हम केजी में मेजर करते हैं। या फिर हम कितना फोर्स लगा सकते हैं तो उस फोर्स को हम न्यूटन में मेजर करेंगे। हर इंसान का अलग अलग फोर्स लगाने का कैपेसिटी होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो फिक्स है, और उसका मेजरमेंट, चार्ज का मेजरमेंट कूलाम्ब में करते हैं। जैसे फोर्स का न्यूटन में करते हैं, प्रेशर का पास्कल में करते हैं, उसी तरीके से चार्ज का यूनिट कूलाम्ब होता है। अब थोड़ा सा समझते हैं कि ये तो समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन फंडामेंटल पार्टिकल, एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम्ब का चार्ज होता है, जो कि बहुत ही छोटा चार्ज है। जैसा कि -19 दिख रहा होगा, बहुत छोटा चार्ज है। अब थोड़ा सा करंट के बारे में बात करते हैं। करंट क्या होता है? तो करंट, अगर हम करंट की बात करें तो हम अभी इलेक्ट्रिकल करंट की बात करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट जिसको बोलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट में डिफरेंस है। इलेक्ट्रिक करंट, उससे पहले एयर करंट जो कि हम अपने डे टू डे लाइफ में देखते हैं, वाटर करंट, दोनों पे बात करने वाले हैं। बहुत ही छोटा छोटा बस समझने के लिए यूज़ करेंगे। एयर करंट, हम मान लेते हैं कि अभी विंड का स्पीड, मतलब हवा, एयर का स्पीड है 10 km/h। ओपन ग्राउंड में उतना फील नहीं होगा। 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर हवा बह रही हो तो उतना फील नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर वही एक छोटा सा एरिया से बहुत ज़्यादा हवा निकल कर आएगा तो यहाँ पे ज़्यादा फील होगा। सेम टाइप से वाटर करंट में भी, वाटर करंट रिवर में अक्सर देखने को मिलता है। वाटर करंट, वाटर करंट बनता कैसे है? तो एक सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर तो करंट बनता नहीं है। एक मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स, 3 मॉलिक्यूल्स, ऐसे कर करके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स यहाँ मिलते हैं। यहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट होता है, हाई प्रेशर, और इधर लो प्रेशर है। ये यहाँ से यहाँ फ्लो करता है। तो फ्लो करता है तो यहाँ पे वाटर के करंट का फॉर्मेशन होता है लगातार। कहीं ना कहीं से पानी लगातार आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, कहीं ना किसी भी सोर्स से आ रहा है, चाहे वो पंप से, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल पंप से ला के डाल रहे हों। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे धीरे धीरे वाटर के मॉलिक्यूल्स का प्रेशर बढ़ रहा है, और यहाँ हाई और लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, तो वो आगे बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं ये इसके पीछे बैकग्राउंड में फोर्स लग रहा है। तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में बात करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग को वाटर करंट पे ज़्यादा स्टडी नहीं करना। मैं बस बता रहा हूँ कि रिवर में जो दिखता है वो वाटर करंट है। हवा का जो बहुत स्पीड में दिखता है, आंधी तूफान जिसको बोलते हैं, वो एयर का करंट है। मतलब बहुत सारा, बहुत ज़्यादा अमाउंट में जब फ्लो करता है, और अमाउंट के साथ साथ वो डिपेंड करता है कि कितने स्पीड से आ रहा है, उस पर डिपेंड करता है। जैसे वाटर करंट तो बोलते हैं सर नदी में दिखता है, लेकिन जो हम लोग व्हीकल वगैरह वॉश करवाते हैं वहाँ क्या है, पानी बहुत कम आता है। या फिर जो हम लोग वाटर कटर यूज़ करते हैं जेट प्लेन्स का बॉडी वगैरह डिज़ाइन करने में, फिर एल्युमिनियम का बड़े बड़े मोटे लेयर्स को कट करने के लिए, उसमें क्या होता है, एकदम बहुत ही लेज़र टाइप का वाटर आता है, बहुत हाई स्पीड से आता है। तो क्या उसमें भी करंट होता है? तो बिल्कुल करंट होता है। तो उसमें क्या है, वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं है, प्रेशर है बट इतना ज़्यादा पानी तो है नहीं। तो वहाँ पे क्या है ना, वहाँ स्पीड बहुत ज़्यादा है। जैसे लीव्स की बात करें, पत्ते, तो पत्ते से चोट नहीं लगेंगे, लेकिन अगर ट्रेन में बैठ जाऊँ और वही ट्रेन बहुत हाई स्पीड से चल रहा है और उसके बाहर के पेड़ के पत्ते टकरा जाएंगे तो बहुत खतरनाक चोट लगेगा। क्योंकि रिलेटिव मैं मोशन की बात करूँ तो एक तरीके से मैं अपने आप को रेस्ट में ट्रीट कर रहा हूँ, तो वो वेलोसिटी ट्रांसफ़र हो गई लीव्स में, तो वो उस स्पीड से टकराएगा हमसे, तो उसका इम्पैक्ट बहुत खतरनाक होगा। इम्पैक्ट बहुत खतरनाक होगा। तो ये दो चीज़ पे डिपेंड करता है करंट। एक तो कि यहाँ पे कितना इसका अमाउंट प्रेजेंट है, और दूसरा डिपेंड करता है स्पीड कितना, दोनों फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो एयर करंट में समझ में आ ही गया होगा कि एयर का करंट वो डिपेंड करता है कि कितना स्पीड से और कितना अमाउंट में है। वाटर में भी ऐसा ही कुछ है। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक करंट पे बात करने वाले, क्योंकि हमारे सिलेबस का यही है सिर्फ। इलेक्ट्रिक करंट के लिए सबसे पहले समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन है, मेरे पास इतना चार्ज है, तो ये चार्ज तो कुछ नहीं कर सकता है, ये बहुत ही छोटा चार्ज है, ये नेग्लिजिबल चार्ज है ना, -19, मतलब कुछ भी नहीं है। तो पहले हम लोग क्या है, इस इलेक्ट्रॉन पे एक बेसिक चार्ज है, ठीक है।
तो ऐसे ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को मैंने जमा करना शुरू किया। मैं जमा करना शुरू करूँगा, जैसे कि बताया था कि एक बूंद पानी सब करंट तो नहीं बना सकते, तो मैं जमा करना शुरू करूँगा। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को मैंने ले आया, जिसको मैंने बोला क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का, चार्ज का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज का क्वांटीकरण। Q का मतलब चार्ज होता है। द मीनिंग ऑफ Q इज चार्ज विच इज प्लस माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, N इज इंटीजर एंड E स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉन। तो जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इंटीग्रल मल्टीपल में मिलेंगे, इंटीग्रल मल्टीपल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आधा चार्ज और 1/4 चार्ज वार्ज नहीं होता है, वो जब भी होगा इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। तो चार्ज बने कैसे, जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, अब हम लोग जैसे कि रैली में जाते हैं तो एक दो लोग होते नहीं है, बहुत सारे लोग होते हैं। वैसा तो है नहीं कि एक आदमी पूरा है एक आदमी आधा है, वैसा नहीं होता है। वो जो भी होगा कंप्लीट आदमी होगा। तो इलेक्ट्रॉन की मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रॉन एकदम कंप्लीट होगा, ना कि आधा इलेक्ट्रॉन, पूरा इलेक्ट्रॉन 1/4 इलेक्ट्रॉन, वैसा कुछ नहीं होता है। तो ऑलरेडी इतना छोटा, उसका और 1/4 पार्ट कितना करेंगे, खत्म ही हो जाएगा वो। तो चार्ज का मतलब प्लस माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एकदम इंटीग्रल मल्टीपल में लेना है। इससे जब बहुत सारे बनेंगे, मतलब ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि ये 2 3 4 की गिनती में नहीं रहेगी, ये बहुत बड़ा बड़ा नंबर, n के जगह इंटीजर में बहुत बड़ा बड़ा पावर आएगा। तो इससे चार्ज बनेगा। Q मीन्स चार्ज होता है, और चार्ज का यूनिट कूलाम्ब होता है। चार्ज का ये यूनिट है कूलाम्ब। तो चार्ज तब बनता है जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आपस में कंबाइन होते हैं, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पे इतना कूलाम्ब चार्ज है। तो जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो थोड़ा सा चार्ज बनेगा, थोड़ा सा, ठीक है। जिस तरीके से ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे सेल्स मिलके टिश्यू बनाता है, टिश्यू से फिर ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, मतलब चेन है ना, बिलियन एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल हमारे बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो जस्ट लाइक वैसा ही कुछ इलेक्ट्रॉन बहुत सारे मिलेंगे तो थोड़ा सा चार्ज बनेगा, और ये चार्ज का यूनिट कूलाम्ब होता है। अब थोड़ा सा इसे आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने बताया, 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू द चार्ज कंटेन्ड बाई 1 इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम्ब। कूलाम्ब को मैं सी से भी रिप्रेजेंट करूंगा, अभी मैं पूरा लिख दे रहा हूँ। तो यूनिटरी मेथड से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक कूलाम्ब होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए। मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे अगर 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम्ब का चार्ज है, तो एक कूलाम्ब चार्ज होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम्ब is equals to charge on an electron. So 1 coulomb is equals to 1 upon 1.6 into 10⁻⁻⁹ इलेक्ट्रॉन। सॉल्व करते हैं। 1 कूलाम्ब माइनस ऊपर इन्वर्स डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यानी मैं इसे ऐसा कुछ कर दूं, 10 इंटू 10⁻18 लिख दूं अपॉन 1.6। अब पॉइंट इधर का हट के ना, एक ज़ीरो यहाँ भी आ जाएगा, और यानी 100 हो गया। 100 इंटू 10⁻18 अपॉन 16 हो गया। 19 को मैंने पहले ऊपर भेजा, माइनस में था, डिनोमिनेटर में अगर माइनस में हो, न्यूमरेटर में जाएगा तो प्लस हो जाएगा। सर 19 था 18 क्यों कर दिया, क्योंकि मैंने 10 अलग लिख लिया। मतलब 10⁻19 को मैंने 10⁻18 इंटू 10⁻1 के फॉर्म में लिखा। ऐसे जैसे ही मैंने लिखा तो नीचे पॉइंट दिख गया, पॉइंट को मैंने हटा दिया, पॉइंट डिनोमिनेटर का पॉइंट हटा तो न्यूमरेटर में एक ज़ीरो आ गया। अब मैं इसे कैंसिल कर सकता हूँ। कैंसिल करेंगे तो आई थिंक 6.25 समथिंग आएगा। मैं डिवाइड कर देता हूँ, ये इतना इलेक्ट्रॉन होने वाला है। तो 1 कूलाम्ब इज इक्वल्स टू 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। इमेजिन 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, बिलियन 10⁻9 बिलियन, और बिलियन इंटू बिलियन विच इज 18।
एक कूलाम चार्ज होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब इतने सारे इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तब एक कूलाम चार्ज बनेगा। ठीक है, तो इतना इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट किया मैंने? सिंपल यूनिटरी मेथड मैंने यूज़ किया। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हमको पता था, यूनिटरी मेथड यूज़ किया। मैं एक बार फिर से बताता हूँ ताकि कन्फ्यूजन नहीं हो, एकदम क्लियर कर लेना है कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये बेसिक न्यूमेरिकल सॉल्व करने का ये बेसिक आइडिया और ये पहला न्यूमेरिकल है जिसमें कि अगर पूछा जाएगा, एक सिंगल मार्क्स में बोर्ड में पूछ सकता है कि एक कूलाम चार्ज के लिए कितना इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है। तो बहुत ही बेसिक चीज़ है, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ कूलाम। मैं इसे रिवर्स भी करके लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड ऑल्सो। तो मैंने इसे इधर ले लिया और इस इलेक्ट्रॉन को मैंने उधर भेज दिया। ऑलराइट, अब मेरे को दिस डेटा इंटू 1 लिखेंगे तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई भी कर दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो इंटू 1 था एक तरीके से, तो 1 कूलाम्ब इज इक्वल्स टू 1 इलेक्ट्रॉन अपॉन, ये इधर मल्टीप्लाई में था, ट्रांसपोज के डिवाइड में चला गया, यूनिटरी मेथड। 1 कूलाम्ब इज इक्वल्स टू डिवाइड करेंगे तो ये तो मैंने डिस्कस किया, डिनोमिनेटर में नेगेटिव ऊपर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, और इसे मैंने 2 पार्ट में ब्रेक किया, 10 इंटू 10⁻18 के फॉर्म में। फिर पॉइंट इधर का कैंसिल होकर ऊपर 0 आ गया तो 100 हो गया। 100 को मैंने 16 से डिवाइड किया तो 6.25 अप्रॉक्सीमेट इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन है। मतलब एक कूलाम चार्ज के लिए इतना सारा इलेक्ट्रॉन, मतलब ढेर सारे इलेक्ट्रॉन चाहिए, बिलियन में इलेक्ट्रॉन चाहिए, तब जाके एक कूलाम चार्ज बनता है। अच्छा, डिवाइड करके मैं चेक कर ले रहा हूँ। एग्जैक्टली। सो एक कूलाम चार्ज के लिए मुझे इतना इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है। तो इससे तो ये क्लियर है कि एक इलेक्ट्रॉन पे बहुत ही नेग्लिजिबल चार्ज होता है, मतलब इतना कम चार्ज होता है कि हम फील भी नहीं कर पाएंगे। बहुत छोटा, एक्सट्रीमली स्मॉल। चलिए इसे आगे बढ़ते हैं फिर, ये आप नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट का होता क्या है। Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मैंने चार्ज बना लिया। अब चार्ज कहने का मतलब, एक लोग थे हम, धीरे धीरे लोगों को मैंने बुलाया, एक जमा कर लिया लोगों को, मतलब एक बहुत बड़ा क्राउड तैयार हो गया, बंद बोल सकते हैं, मतलब क्राउड एक जगह पे सब लोग बैठे हुए हैं गांधी मैदान में। अब क्या है, चलना है, यानी कि अब फॉर्मेशन करना है। जो करंट होता है ना, जैसे लोग चलते हैं तब जाकर लगता है ओ माय गॉड इतना बड़ा रैली चल रहा है, किसी से टकरा जाएंगे तो फिर हो गया। मीन्स वहाँ पे चार्ज मैंने स्टैटिक करके रखा था क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को मैं जमा कर रहा था। तो ये ऐसा नहीं है कि जमा होता है करंट आता फिर सर बल्ब इतना फास्ट क्यों जल जाता है। तो ये बहुत फास्ट होता है। हमारे ब्रेन में इतना सारा डेटा है, मैं सिंक्रोनाइज़ करके मुझे क्या बोलना है, कब क्या यूज़ करना है, वो इतना फास्ट, इतना इंटेलिजेंस, इतना फास्ट होता है कि वो अपने आप कोऑर्डिनेट हो जाता है। तो इसमें भी वैसा ही कुछ होता है, बहुत ही अंदर और माइन्यूट लेवल पे बात करें, इसलिए थोड़ा लग रहा होगा अच्छा ऐसा होता है। तो ये चार्ज बन गया। अब ये चार्ज क्या है, टाइम के साथ फ्लो करता है। जैसे कि बताया कि हम लोग बहुत सारे लोग जमा हो गए, अब चलना है बस। तो जब भी किसी चीज़ को हम कंपेयर करते हैं ना, तो वहाँ पे टाइम का यूज़ आता है, बिकॉज टाइम इज़ यूनिडायरेक्शनल, मतलब टाइम किसी भी कंडीशन में रुकने वाला नहीं है। ये कैसी फिजिकल क्वांटिटी है, हमारे पास 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है फिजिक्स के अंदर, और ये 7 ही फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में हम लोग जो मास लेंथ टाइम है वो ज़्यादा यूज़ करते हैं। बाकी का तो यूज़ है बट कम यूज़ है, जिसमें कि इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, बहुत सारा है, टेम्परेचर वगैरह। तो इसका बहुत फिजिकल क्वांटिटी का सभी का यूज़ करते हैं, बट एमएलटी यानी मास लेंथ टाइम का ज़्यादा यूज़ करते हैं। मैं यहाँ बात कर रहा था चार्ज का, तो बहुत सारा चार्ज, मतलब चार्ज है यहाँ पे, मैंने बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को आपस में कंबाइन किया तो चार्ज बन गया। अब ये चार्ज क्या करेगा, फ्लो करेगा। जैसे हम लोग थे, अब हम लोग को चलना है, जमा कर लिया मैंने ढेर सारे लोगों को, तो मैं चार्ज का बात करूँ तो ये टाइम के साथ हम कंपेयर करेंगे। मैं फिजिकल क्वांटिटी टाइम के लिए बता रहा था कि टाइम ही ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो इंडिपेंडेंट होता है किसी भी चीज़ से, चाहे कोई चीज़ बढ़े या ना बढ़े, समय बढ़ते रहेगा। तो समय यूनिडायरेक्शनल है और वो कभी स्टॉप नहीं होने वाला है किसी भी कंडीशन में। हम पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, कोई काम कर रहा हो, नहीं कर रहा हो, समय नहीं रुकने वाला है किसी भी कंडीशन में। मैं यहाँ भी यूज़ करूँगा तो टाइम तो यूज चलते ही रहेगा।
ये नहीं कि समय छोटा कर देंगे, यहाँ पे छोटा करते हैं तो फिजिकल क्वांटिटी, डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी को छोटा करते हैं, ना कि टाइम को छोटा करते हैं। तो चार्ज यहाँ बन गया, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन से बन गया चार्ज। अब क्या है, जब ये चार्ज टाइम के साथ फ्लो करेगा, हम टाइम कंपैरिजन करने के लिए यूज़ करते हैं ना, जैसे कि हम भी मतलब पेज पे लिख रहे हैं, 50 पेज मैंने लिखा और दूसरे लड़के ने भी 50 पेज लिखा, क्या फ़र्क है, कोई फ़र्क नहीं है। तो कंपेयर कैसे करेंगे, टाइम से, कि अच्छा 50 पेज आपने 1 घंटे में लिखा, 50 पेज वो 2 घंटे में लिखा, तो आप फास्ट हैं। तो टाइम हम कंपैरिजन के लिए यूज़ करते हैं, जस्ट लाइक दैट कि चार्ज है, चार्ज फ्लो कर रहा है, मतलब ऐसा है ना, 1 लाख लोग जमा हो गए थे गांधी मैदान में, एक लोग ऐसे करके आराम से चलते, आराम से, फिर वो करंट दिखता ही नहीं। लेकिन जैसे भगदड़ मच गई तो क्या हुआ, वहाँ बहुत कम समय मिला और लाख लोग निकले, तो वो जो करंट दिखा वो बहुत खतरनाक करंट दिखा। लेकिन वही लाख लोग को निकलने के लिए बहुत मतलब 2-3 दिन मिलते, तो आराम से लोग ऐसे करके निकलते, पता भी नहीं चलता कि लोग निकले नहीं निकले, पता भी नहीं चलता करंट बना कि नहीं बना। तो टाइम ही तो वो फैक्टर है जो करंट को ला दिया। टाइम इज दैट फैक्टर विच मेक करंट पॉसिबल। यानी टाइम को अगर हम बहुत छोटा कर देते हैं, यानी उस छोटे से करंट में चार्ज को फ्लो करना, तो बहुत ही खतरनाक करंट फ्लो करता है। एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया कि समय बहुत कम मिला, भगदड़ मच गई थी, तो समय बहुत कम मिला और लाखों लोगों को वहाँ से निकलना था, एग्जिट करना था, सब एक दूसरे को दबाए हुए निकल रहे हैं फटाफट, तो वहाँ खतरनाक वाला करंट फील होता है। एग्जैक्टली वैसा ही कुछ है, चार्ज यहाँ भी है, टाइम के साथ फ्लो करना है इसको, तो ये चार्ज टाइम के साथ फ्लो करेगा। अब सर चार्ज का मात्रा भी ज़्यादा है और टाइम कम है, तो Q और T का रेशियो देता क्या है, द रेशियो ऑफ Q अपॉन T, यानी चार्ज पर यूनिट टाइम जिसको मैं बोलता हूँ। एक होता है इसको रेट ऑफ चेंज बोलते हैं। टाइम को जब हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मैं टाइम से डिवाइड करता हूँ, फिजिक्स का क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी, तो मैं रेट ऑफ चेंज बोलता हूँ, रेट ऑफ चेंज जब मैं टाइम से डिवाइड करता हूँ। अच्छा, Q अपॉन T को मैं करंट आई, बेसिकली Q अपॉन T करंट होता है। तो यहाँ पे 3 चीज़ है, करंट है, चार्ज है और टाइम है। मैं तीनों को एक साथ कंपेयर नहीं करूँगा, मैं फिक्स करूँगा। यानी अगर टाइम फिक्स कर दिया जाए, यानी टाइम मैं फिक्स कर रहा हूँ, तो चार्ज बढ़ जाएगा तो करंट बढ़ जाएगा। मतलब एक दिन में निकलना लोग को 1 लाख लोग हैं, तो उनका करंट कम होगा। मतलब अगर 1 लाख से कंपेयर करें तो यहाँ 2 लाख डाल देंगे तो करंट ज़्यादा होगा, क्योंकि टाइम उतना ही निकलना है। एक ही दिन में 4 लाख को निकलना है तो करंट ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो चार्ज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, चार्ज घटेगा तो करंट घटेगा। चार्ज है तब करंट है, ऐसा नहीं कि करंट तो चार्ज है। अच्छा, मैं चार्ज को फिक्स कर दूं और समय कम कर दूं, मतलब 1 ही लाख लोग पार्क में हैं या फिर गांधी मैदान में हैं। अब क्या है, समय कम कर दे, बोलेंगे 1 लाख लोग को 1 घंटे में निकलना है, आधे घंटे में निकलना है, तो जैसे जैसे समय कम करेंगे ना करंट बढ़ जाएगा, क्योंकि टाइम रिड्यूस करेंगे करंट बढ़ जाएगा। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया भगदड़ वाला कंडीशन, तो T और I के बीच क्या है, इन्वर्स रिलेशन है। कभी फिजिक्स में 3 चीज़ को कंपेयर नहीं कर पाएंगे ना एट ए टाइम, सिर्फ 2 चीज़ को कंपेयर करेंगे। तो करंट इज इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट टाइम। अगर मुझे इस दोनों को कंपेयर करना है जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो टाइम को फिक्स करना पड़ेगा, और अगर इसको कंपेयर करना है तो इसको फिक्स करना पड़ेगा, नहीं तो फिर हो जाएगा एक बार में तीनों कैसे कंपेयर करेंगे, पता चला कि ऐसे करे उल्टा पुल्टा पूरा हो जाएगा, कंपेयर होता ही नहीं है पहली बात। तो करंट इज इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट टाइम होता है। अच्छा, तो मैं इसे थोड़ा डिटेल में और बताता हूँ। करंट का यूनिट होता है, मैं इसे ऐसे भी लिख सकता था इन द सेंस ऑफ यूनिट, 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 कूलम्ब अपॉन 1 सेकेंड। यानी किसी सर्किट से 1 एम्पियर करंट तब फ्लो करेगा जब 1 कूलम्ब चार्ज 1 सेकेंड में उस वायर से निकल जाए। मतलब 1 कूलम्ब का मतलब कितना सर, इतने इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में किसी एक वायर से निकलेंगे, 1 सेकेंड में इतने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो 1 एम्पियर का करंट। यानी अगर हमारे किसी वायर से 10 एम्पियर का करंट अगर जा रहा है, तो 10 × 10 कूलम्ब इन 1 सेकेंड, 10 एम्पियर इज इक्वल टू 10 कूलम्ब इन 1 सेकेंड। सो 10 × इतना इलेक्ट्रॉन और बड़ा हो जाएगा, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं तो चार्ज वगैरह बनता है, और ये फ्लो करते हैं टाइम के साथ। तो इस तरह से हम करंट को डिफाइन करते हैं। करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम एंड द यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। सो 1 एम्पियर इज 1 कूलम्ब पर सेकेंड। दिस कैन बी ऑल्सो रिटन एज 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 कूलम्ब सेकेंड इनवर्स। सेकेंड ऊपर जाएगा, सेकेंड इनवर्स। ठीक है।